Hello everyone. Hi, this is Debashis Mishra, and now I'm here to give you all a lecture on shear strength. तो ये जो चैप्टर है shear strength, it is of major importance. हर चैप्टर में से ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले 3-4 चैप्टर्स जो हैं इस थ्योरी पे बेस्ड हैं या फिर इसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो दिस चैप्टर इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस shear strength. तो इसको समझने के लिए हम लोग आराम से समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं. हर चीज़ एक एक करके मैं बताऊंगा. पहली तो चीज़ ये है कि shear strength क्या है. उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सॉइल होता है उसमें shear फेलियर आता है. तो कभी भी आप सुनते हो कि एक सॉइल फेलियर जो होता है वो क्यों होता है. बेसिकली सॉइल फेलियर जो होता है इट हैपन्स बिकॉज उसमें, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. अब देखना, जब भी आप किसी सॉइल पे, ठीक है, जब भी आप किसी सॉइल पे कोई लोड अप्लाई करते हो, ठीक है, आप किसी सॉइल पे लोड अप्लाई करते हो तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से शेयरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं. क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन इट. तो उस सॉइल मास में शेयरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं. जब भी आप लोड अप्लाई करते हो किसी सॉइल मास पे तो उसमें शेयरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं. अब ये शेयरिंग स्ट्रेसेस क्या है, लोड के साथ ही शेयरिंग स्ट्रेसेस बढ़ती जाती है, इट गोस ऑन इंक्रीजिंग. एंड कुछ समय बाद क्या होता है, इट विल रीच इट्स लिमिटिंग वैल्यू. एक लिमिटिंग वैल्यू रीच करता है. उसके बाद क्या होता है, ये लिमिटिंग वैल्यू रीच करने के बाद जो सॉइल मास का अपना एक होता है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, हर किसी चीज का अपना एक बियरिंग कैपेसिटी होता है. समझ में आया. तो उसी तरह सॉइल का भी एक लिमिटिंग वैल्यू होता है जहां तक वो बेयर कर सकता है. उसके बाद डिफॉर्मेशन आता है इन सॉइल. दैट इज नथिंग बट सॉइल फेलियर. इसी को कहा जाता है सॉइल फेलियर. समझ में आ रहा है. उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल फेलियर. तो सिंपल सेंस में मैंने बताया है, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ. जब भी आप किसी सॉइल मास पे लोड अप्लाई करते हो तो उसमें शेयरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है. अब लोड के हिसाब से शेयरिंग स्ट्रेसेस जो है इंक्रीज करती जाती हैं. इट गोस ऑन इंक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट विल रीच अ लिमिटिंग वैल्यू. एंड आफ्टर रीचिंग द लिमिटिंग वैल्यू देन द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल मास टेक्स प्लेस. इसी को शेयर फेलियर भी कहते हैं या फिर सॉइल फेलियर भी कहते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो द शेयर स्ट्रेंथ जो होता है सॉइल का, यानी कि शेयर स्ट्रेंथ क्या है, जो टॉपिक है, ये शेयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है. शेयर स्ट्रेंथ इज नथिंग बट इट इज द रेजिस्टेंस. याद रखो, व्हाट इज शेयर स्ट्रेंथ, इट इज द रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेसेस. जो शेयरिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस सॉइल प्रोवाइड करता है, सो दैट डिफॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस. दैट इज नथिंग बट शेयर स्ट्रेंथ. एक सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा तब होगी जब वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी टू द शेयरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन इट. समझ में आ रहा है. या फिर मैं कह सकता हूं इन अदर वर्ड्स, इट इज ए measure of soil resistance to deformation by continuous displacement of its individual soil particles, इतना समझ में आया. अब देखो, ये सेंटेंस तो आराम से समझ में आ गया होगा. इट इज अ मेजर ऑफ सॉइल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन बाय कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स. तो जब भी डेफिनेशन पूछे या फिर एग्जाम में पूछा जाए 1 मार्क में 2 मार्क्स में, तो आप ये सेंटेंस लिखना. सो इट इज अ मेजर ऑफ सॉइल रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन बाय कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स. नाउ ये जो फेलियर कंडीशन जो आती है, सॉइल फेलियर होता है, दिस फेलियर कंडीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड. लिख रहा हूं यहां पे, the failure conditions can be expressed या फिर may be expressed
in terms of limiting, in terms of shear strength, shear strength के आधार पर हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर और as a function of, we can also describe this failure condition as a function of principal stresses. तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के आधार पर भी हम इस फेलियर कंडीशन को डिस्क्राइब या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब ये जो सॉइल रेजिस्टेंस है, बेसिकली इस सॉइल रेजिस्टेंस को, ये सॉइल रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करती है टू द इंड्यूस्ड शेयरिंग स्ट्रेसेस, ये रेजिस्टेंस आता कहां से है? तो एक सेंटेंस में जवाब देना चाहूंगा कि जो अरेंजमेंट होती है सॉइल पार्टिकल्स की विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, इट इज द प्राइम फैक्टर बिकॉज ऑफ विच दिस रेजिस्टेंस अराइजेस. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये जो शेयरिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है सॉइल, दिस शेयरिंग रेजिस्टेंस इज बेसिकली, उसकी एक तो है अरेंजमेंट के कारण, पर ये शेयरिंग रेजिस्टेंस कंप्राइजेस ऑफ बेसिकली 3 रेजिस्टेंसेस. ये 3 रेजिस्टेंस की समेशन में शेयरिंग रेजिस्टेंस आता है. पहला तो है स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस. पहली जो इसकी कंपोनेंट है वो है स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस. ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस आता है, इट इज स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस इज structural resistance that arises to the displacement of soil because of interlocking of particles. तो अभी मैंने बताया एक लाइन में कि जो अरेंजमेंट होती है इसके वजह से अराइज करता है ये रेजिस्टेंस. तो ये जो इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरलॉक होके रहती हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स दिस स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस अराइजेस, एंड दिस स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल इसके वजह से डिस्प्लेस नहीं करता. और उसके बाद दूसरा जो है इट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आप जानते हो, फ्रिक्शन जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे ये अराइज करता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. अब ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, समझ में आ रहा है? नाउ दिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो सॉइल ग्रेन टू सॉइल ग्रेन के बीच जो कांटेक्ट पॉइंट्स है वहां पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अराइज करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया या फिर सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस शेयरिंग रेजिस्टेंस. और थर्ड जो है, तीसरा, वो है ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड एडिशन बिटवीन द पार्टिकल्स. कोहेशन एंड एडिशन फोर्सेस जो होती हैं इनके वजह से एक रेजिस्टेंस अराइज होता है. तो ये बेसिकली 3 चीजें हैं जिनके वजह से रेजिस्टेंस अराइज होता है, एंड दैट गिव्स अस द शेयरिंग रेजिस्टेंस. पर एक लिमिटिंग वैल्यू के बाद ये रेजिस्टेंस और काम नहीं करता. समझ में आ रहा है? नाउ एक लाइन में अगर मैं लिखूं shear failure, तो shear failure occurs when the stresses between the particles are such that they slide or roll past each other इसको याद रखना कि जो shear failure है कब होता है. shear failure occurs when the stresses between the particles are such that they slide or roll past each other. जब एक दूसरे के with respect to each other they will start sliding or they will start rolling past each other, then you can say that shear failure has occurred. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी Morse stress circle कैसे किया जाता है. तो लेट मी स्टार्ट. उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे Morse सर्कल है क्या, व्हाट इज दिस Morse स्ट्रेस सर्कल, राइट?
सो इसके लिए एक थियोरेटिकल कंसिडरेशन किया जाता है। तो लेट मी स्टार्ट, व्हाट इज दिस। जब भी मैं कहूँ कि एक लोडेड सॉइल मास होता है, समझ में आ रहा है, whenever I use the term a loaded soil mass, इसका मतलब ये होता है कि किसी सॉइल मास पे एक लोड अप्लाई की गई है। और जब भी मैं बोलूं कि लोडेड सॉइल मास है, उसका मतलब ये होता है कि उस सॉइल मास की किसी पॉइंट पे, एनी पॉइंट यू चूज इन अ लोडेड सॉइल मास, उस लोडेड सॉइल मास की किसी भी पॉइंट पे देयर विल बी इनन्यूमरेबल प्लेन्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो देयर विल बी इनन्यूमरेबल प्लेन्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। एंड अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझो, अगर किसी पॉइंट पे इनन्यूमरेबल प्लेन्स आर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ रहा है, ये सॉइल है, ग्राउंड लेवल है, इस पे आपने लोड अप्लाई कर रखा है, और किसी पॉइंट, ये लोडेड सॉइल मास है, ये नीचे, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैं एक पॉइंट चूज करता हूँ, पॉइंट पी। सपोज इस पॉइंट पी पे मैंने बताया कि इनन्यूमरेबल प्लेन्स पास, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, ये एक प्लेन है जो पास कर रहा है यहाँ से, देयर विल बी नंबर ऑफ प्लेन्स, यहाँ से एक प्लेन इस तरह से पास करता होगा, फिर देयर विल बी अनदर प्लेन लाइक दिस, तो यहाँ से बहुत सारी प्लेन्स पास करती होंगी, देयर विल बी इनन्यूमरेबल प्लेन्स, थोड़ी डिग्री पे अगर आप चेंज करो, यू विल सी मींस इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स विल पास थ्रू दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है? अब इस पॉइंट से इनन्यूमरेबल प्लेन्स पास तो कर रही हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 3 प्लेन्स इंपॉर्टेंट है। यू विल फाइंड दैट आउट ऑफ ऑल दीज प्लेन्स only 3 planes are important to us, and these 3 planes which I am talking about will be orthogonal to each other, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और ये ऐसी वैसी प्लेन्स नहीं होंगी, ये ऐसी प्लेन्स होंगी जिसपे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता होगा, जिसपे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता होगा, एंड देयर विल बी नो शेयरिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दीज प्लेन्स। There will be no shearing stress acting on these planes. फिर से मैं रिकैप कर रहा हूं, मैंने क्या बताया, चलो शुरू करते हैं। एक लोडेड सॉइल मास है, किसी लोडेड सॉइल मास पे किसी पॉइंट को मैंने पिक किया, तो उस पॉइंट पे इनन्यूमरेबल प्लेन्स पास करती हैं, और एक चीज, हर प्लेन पे उसकी स्ट्रेस कंपोनेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोड एक्ट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस लोड यहाँ पे एक स्ट्रेस कंपोनेंट एक्ट करता है, और हर प्लेन पे इस हर एक स्ट्रेस कंपोनेंट होगा, तो दैट स्ट्रेस कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। समझ में आ रहा है? ये जो स्ट्रेस कंपोनेंट होता है हर प्लेन पे, वो उस प्लेन के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस सारे प्लेन्स में से हमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ 3 प्लेन्स व्हिच विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ये ऐसी वैसी प्लेन्स नहीं होती है, दीज आर स्पेशल प्लेन्स, बिकॉज इन प्लेन्स पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है, और देयर is no shearing stresses acting on these planes, and ऐसे planes को कहा जाता है principal planes कहा जाता है। क्या कहा जाता है? principal planes। और इन पे जो normal stresses act करते हैं, और इन normal stresses को कहा जाता है, these normal stresses are called as principal stresses। So principal planes पे principal stresses act करती हैं, these principal stresses are nothing but normal stresses। तो ये जो 3 planes हैं, इन प्लेन्स को कहा जाता है ऑन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पे एक्ट कर रही हैं, ये तीनों जो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी 3 प्लेन से, तो हर प्लेन पे एक स्ट्रेस, एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा। अब ये जो हर नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे एक्ट करता है, दिस नॉर्मल स्ट्रेसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दीज आर डिफरेंट, दीज 3 स्ट्रेसेस, इसको कहा जाता है सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, क्योंकि नॉर्मल है, और मैंने पहले भी बताया है कि नॉर्मल को सिग्मा के साथ डिनोट किया जाता है, सो सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो ये जो सिग्मा 1 है, इसको कहा जाता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि ये इसकी मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। ये है इंटरमीडिएट, और ये है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3। तो याद रखना इसको, सिग्मा 1 इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 इज इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड सिग्मा 3 इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और उसके हिसाब से मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, प्लेन्स को कहा जाता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन, एंड दैट इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन। समझ में आया? जिसपे सिग्मा 1 एक्ट करेगा, यानी कि जिसमें
मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करेगा उसको कहा जाएगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड सो ऑन फॉर सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो यहां तक क्लियर हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं बताऊंगा ये तो बातें थी कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब theoretical consideration basically starts from this point. मान लो मैं एक सॉइल एलिमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? पहले भी बहुत बार ड्रॉ कर चुका हूं। दिस इज माय सॉइल एलिमेंट, समझ में आ रहा है? ये एक सॉइल एलिमेंट है। तो ये जो सॉइल एलिमेंट है दिस इज अ 2D सॉइल एलिमेंट। मैंने एक 2D सॉइल एलिमेंट ड्रॉ किया है। मान लो ये XY प्लेन है। ये जो मेरा बोर्ड है दैट इज एन XY प्लेन, समझ में आ रहा है? ये Z प्लेन है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये XY प्लेन में है। तो मैंने जो सॉइल एलिमेंट ड्रॉ किया है वो XY प्लेन पे है। तो इस सॉइल एलिमेंट में इसकी जो फेसेस हैं, 4 फेसेस है बिकॉज इट इज अ 2D डायग्राम। तो 4 फेसेस आर देयर एंड ऑन दिस 4 फेसेस स्ट्रेसेस विल एक्ट। तो इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी, ये फेसेस, ये प्लेन्स कोई प्रिंसिपल प्लेन्स नहीं है। ये एक मैंने सॉइल एलिमेंट लिया, समझ में आ रहा है? दिस इज अ सिंपल सॉइल एलिमेंट। तो ये प्लेन्स जो हैं इन पे दोनों यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस भी एक्ट करेगा और शेयरिंग स्ट्रेसेस भी एक्ट करेंगी, समझ में आ रहा है? ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करेगा दिस इज सिग्मा वाई एंड दिस इज सिग्मा एक्स, या फिर इसको मैं सिग्मा वाई वाई भी लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स एक्स भी लिख सकता हूँ। इसके बारे में मैंने पहले से आपको बताया है। अब ये जो शेयरिंग स्ट्रेसेस है ये दिस इज नथिंग बट टाउ एक्स वाई एंड विच इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। ये भी कैसे होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। तो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स अ सॉइल एलिमेंट। ये इसमें है क्या आप सोच रहे होंगे, तो ये मैंने क्यों बताया? दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, एवरीवन नोस कि प्लेन्स है और ये क्लोडेड सॉइल मास पे एक सॉइल एलिमेंट है तो इसके फेसेस पे तो एक्ट करेंगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक प्लेन यहाँ पे पकड़ लो कि ये मेरी प्लेन है MN, सपोज एन आर्बिट्ररी प्लेन विच आई हैव चूजन विच इज एट एन एंगल अल्फा विद द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे मैंने एक प्लेन चूज कर रखा है। सो इस प्लेन पे दिस इज आल्सो नॉट अ नॉर्मल प्लेन। मैंने एक आर्बिट्रली एक प्लेन चूज कर रखा है विच इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस प्लेन पे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगी, लेट इट बी डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड इस पे जो शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा लेट इट बी टाउ। नाउ इस सिग्मा और टाउ की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो इसकी वैल्यू जो होती है मैकेनिक्स में जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस चैप्टर था उसमें डायरेक्ट मैं लिखना चाहता हूं। तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 अल्फा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 अल्फा। एंड जो टाउ होता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 अल्फा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 अल्फा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लो, समझ में आ रहा है? तो ये वो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा पहले से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के चैप्टर में था, तो उसमें डेप्थ में हम नहीं जाते। तो सिग्मा जो है उसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, दिस इज द इक्वेशन, और टाउ की इक्वेशन ये है, समझ में आ रहा है? अब क्या करो, इस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 को मैं इस साइड ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस दिस मच इज इक्वल टू इतना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा एक तरफ रख रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड कर दूंगा, समझ में आ रहा है? सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सिग्मा 1
माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ऐड कर दिया, इधर क्या है टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे कॉस 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन 2 अल्फा का स्क्वायर इज 1, तो बचेगा सिर्फ ये, समझ में आ रहा है? तो इट विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी वैसे साइन 2 अल्फा है कॉस 2 अल्फा है, तो साइन 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस 2 अल्फा स्क्वायर इज 1, तो ये टाउ एक्स वाई अगर मैं कॉमन ले चुका हूँ तो ये कितना आएगा प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूँ तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है? रिलेटेड भी इक्वेशन नंबर 3। तो ये है मेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद करो कि ये जो है ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर मैं एक जनरल सर्कल की इक्वेशन लिखता हूं, क्या होता है? एक जनरल सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पर दिस इज जनरल सर्कल्स इक्वेशन, जहां पर h और k क्या होता है? इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड r इज द रेडियस, समझ में आ रहा है? जहां पे r क्या है? रेडियस है, और h एंड k इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो अगर इससे मैं इसको कंपेयर करूं तो दिस इज x, सिग्मा क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस इज x, दिस h डिनोट्स दिस सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 डिनोट्स h, एंड k यहाँ पे 0 है, यहाँ पे k कुछ नहीं है, y इज टाउ एंड r इज दिस मच, r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, तो r मेरा कितना होगा? यहाँ पे आप देखो, अगर r स्क्वायर इतने के बराबर है, दिस r स्क्वायर इज दिस मच, देन मेरी r रेडियस कितनी होगी? रेडियस विल बी रूट ओवर ऑफ दिस मच, यानी कि सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इतना समझ में आया? इस बात को ठीक से दिमाग में फिट कर लो, किस तरह से मैंने डिराइव किया। इस सॉइल एलिमेंट को लिया, इस पे कितनी स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं उसको बताया, फिर mn को लिया एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, उस पे कितनी स्ट्रेसेस एक्ट करती है उसकी इक्वेशन क्या है, दोनों को स्क्वायर किया, ऐड किया, तो ये आया। इसके करस्पॉन्डिंगली हमने हमारी जो सेंटर की कोऑर्डिनेट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज सिग्मा x सिग्मा प्लस सिग्मा y बाय 2 कॉमा 0, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मोस्ट सर्कल, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द कोऑर्डिनेट, क्योंकि k यहाँ पे 0 है और h की वैल्यू इतनी है, माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, h इज इक्वल टू दिस मच, समझ में आ रहा है? एंड k क्या है? 0 के बराबर है, r की वैल्यू आ गई, तो सेंटर की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, तो आप अभी एज यू नो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, चलिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ मोर सर्कल रिप्रेजेंट, तो हाँ ये एक लाइन लिख दो, ये इससे जो सर्कल बनती है, इससे इसको इस इक्वेशन जो सर्कल बनती है उसको कहते हैं मोर्स सर्कल, इससे कहते हैं मोर्स सर्कल की इक्वेशन, समझ में आ रहा है? और मोर सर्कल पे हर एक जो मोर सर्कल बनेगी उसकी हर एक पॉइंट किसी भी पॉइंट को आप ले लो, ये क्या दर्शाएगा? इट विल रिप्रेजेंट द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन्स एट ए गिवन पॉइंट। इस पॉइंट पे जो इंक्लाइंड प्लेन पास कर रही होगी, यहाँ पे एक प्लेन होगा, उस प्लेन पे जो उस पॉइंट पे जो प्लेन पास कर रही होगी उस पे कितनी नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस है उसको रिप्रेजेंट करता है टोटल दिस मोर सर्कल, समझ में आ रहा है? नाउ अब हम बात करेंगे कि मोर सर्कल ड्रॉ कैसे किया जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सी कि मोर सर्कल ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो आप इस इक्वेशन को याद रखो, रेडियस को याद रखो और सेंटर को याद रखो, समझ में आ रहा है? तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि मोर सर्कल को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो सर्कल फ्री हैंड से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, जितना होगा थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। तो पहली चीज, सिंपल चीज ये है कि जब हम मोर सर्कल ड्रॉ करते हो तो इसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है? सिंपल है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ऊपर इसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगी सिग्मा एंड टाउ से डील करते हैं तो हमें यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई दिया गया होगा एंड यहाँ पे टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई एक्स दिया गया होगा, समझ में आ रहा है? 4 कोऑर्डिनेट्स दी गई होंगी, 4 कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन टू अस। हाँ, तो यहाँ पे जो मैं लिखा है ना, यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, इससे मुझे याद आया कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये मान के मैंने लिखा है कि सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। Considering that sigma x is greater than sigma y, I have written sigma x minus sigma y 2 का
होल स्क्वायर करने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिमेंबर ये कंसिडर करके कि सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, आप रिटर्न सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। अगर वाई को मैं कंसिडर करता ज्यादा तो मैं क्या लिखता, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2। तो हमें ये चार चीजें दी गई होंगी, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई बाई टाउ वाई एक्स, मतलब दो पॉइंट्स दी गई होंगी, एक पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट होगी सिग्मा एक्स एक्स एंड टाउ एक्स वाई, समझ में आ रहा है, और एक बी पॉइंट दी गई होगी जिसकी कोऑर्डिनेट होगी सिग्मा वाई वाई एंड टाउ वाई एक्स, समझ में आ रहा है। अब मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो अब यहां पे देखो कि मेरी x क्या है, सिग्मा है, y क्या है, टाउ है। तो जब मैं पहले तो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो, x क्या है, x इज सिग्मा, इतना समझ में आया, y क्या है, ये टाउ है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब मुझे चार पॉइंट्स दी गई हैं, मतलब दो पॉइंट्स दी गई हैं, कोऑर्डिनेट्स चार दी गई हैं, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई वाई टाउ वाई एक्स। अब इस सिग्मा कोऑर्डिनेट पे आप सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई को डिनोट कर लेना, कहीं पे तो होगा इस पॉइंट पे सिग्मा एक्स एक्स की एक वैल्यू दी गई होगी और सिग्मा वाई वाई की एक वैल्यू दी गई होगी। तो व्हाट आई हैव कंसीडर्ड सिग्मा एक्स एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई वाई, तो सिग्मा एक्स एक्स मान लो कहीं यहीं पे होगा सिग्मा एक्स एक्स, और मेरी सिग्मा वाई वाई यहाँ पे कहीं होगी सिग्मा वाई वाई, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने डिनोट कर लिया। अब इसके करेस्पॉन्डिंग सिग्मा एक्स एक्स के करेस्पॉन्डिंग मेरी टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ एक्स वाई है। तो यहां से मैं टाउ एक्स वाई को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, कहीं यहां पे आएगा टाउ एक्स वाई, सपोज दिस इज टाउ एक्स वाई। तो टाउ एक्स वाई इज नथिंग बट इक्वल टू टाउ वाई एक्स, बट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो टाउ वाई एक्स कहां पे होगा, यहाँ पे, इसके बराबर ही होगा यहाँ पे, और नीचे की तरफ डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो दिस इज टाउ वाई एक्स। सो दिस इज द पॉइंट ए which represents sigma xx comma sigma yy, sorry, tau xy, and this is the point B, समझ रहा है, which is representing sigma yy and tau yx, समझ रहा है। अब क्या करते हैं, ये करने के बाद इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। क्या करेंगे हम दोनों, इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो मैंने ज्वाइन कर दिया, होपफुली ज्वाइन हो गया है। तो ये जो पॉइंट है जिससे वो क्रॉस करेगी, ये पॉइंट हमें देगी सेंटर, क्या देगी, हमें देगी सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 है, या फिर आप देख सकते हो ये सिग्मा एक्स एक्स है, ये सिग्मा वाई वाई है। तो ये तो जो ट्राइंगल बनी है, दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दीज आर इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स। तो ये जितनी है ये उतनी है रेडियस बनती है, और ये परपेंडिकुलर्स पे एक दूसरे के समान है, और दिस इज 90 डिग्री, सो दीज आर इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स। तो या फिर मैं कह सकता हूँ ये जितनी डिस्टेंस पे होगी ये उतनी डिस्टेंस पे होगी, मतलब इसकी जितनी डिस्टेंस होगी इसकी भी डिस्टेंस वही होगी। तो ये जो है सेंटर कितनी होगी, ये अगर सिग्मा एक्स एक्स है, ये सिग्मा वाई वाई है, तो उसके बीच की वैल्यू यानी कि सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई बाई 2, उसके बीच की वैल्यू, एवरेज वैल्यू, समझ में आ रहा है। सो ये इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी, इट विल बी सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई अपॉन 2। तो मैंने उससे भी बताया और बताया कि ग्राफ से भी, मतलब आप जब ड्रॉ कर रहे होंगे कर्व, उससे भी आप कैसे निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है। ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स हैं, ये पॉइंट सिग्मा एक्स एक्स है, ये सिग्मा वाई वाई है, ये जितनी लेंथ की है ये उतनी लेंथ की है। तो इसकी बीच वाली वैल्यू जब निकालते हो उसकी एवरेज निकालते हो, तो सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 इसकी कोऑर्डिनेट है, यानी कि इस पॉइंट से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई बाई 2। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें मैंने लिख दी हैं तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको A1 और B1 ले जाता हूं, ठीक है, और इसको मैं A और B ले जाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये रेडियस मान के इसके करस्पॉन्डिंग एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो होपफुली सर्कल ड्रॉ हो जाए, कुछ इस तरह से सर्कल आएगा, कुछ इस तरह से सर्कल आएगा। अब ये जो सर्कल आया, तो ये मेरी C पॉइंट है, इसकी वैल्यू है सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ये जो देख रहे हो ये वाली पॉइंट है, ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, दीज टू आर एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो मैंने जब इससे पहले बताया था कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं उसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है उसको सिग्मा 1 लिया जाता है, और उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सिग्मा 3 लिया जाता है। तो सिग्मा 1 रिप्रेजेंट्स
द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इससे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये है और ये जो है ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आप पूछोगे ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, आप कैसे जानते हो? क्योंकि इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे टाउ की वैल्यू कुछ है ही नहीं। देयर इज नो शियरिंग स्ट्रेंथ या फिर शियरिंग स्ट्रेस एट दिस पॉइंट नॉर एट दिस पॉइंट। अगर आप मैं और किसी पॉइंट वैल्यू मान लो ये वाली पॉइंट, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक आएगा वैल्यू टाउ की, पर इस पॉइंट पे है ही नहीं। तो मतलब डेफिनेटली ये वाली जो पॉइंट है ये मेजर है और ये वाली जो पॉइंट है ये माइनर है। यहां तक समझ में आया? अब सिग्मा वन की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? तो मैं जानता हूं सिग्मा वन की वैल्यू कितनी होगी, दिस वन, ठीक है। अगर मैं इसको ले लेता हूं, मान लो ओ लेके चलता हूं, तो OC प्लस दिस C सिग्मा वन यहां तक, तो ये वैल्यू मैं जानता हूं ये कितनी है, सिग्मा XS प्लस सिग्मा YY बाई 2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो सिग्मा वन इज सिग्मा XX प्लस सिग्मा YY बाई 2 प्लस दिस मच। इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं? तो ये जो है दिस इज नथिंग बट द रेडियस। ये क्या है? रेडियस के बराबर है। तो रेडियस की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है वो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस रेडियस, रेडियस इज हाउ मच, सिग्मा XX माइनस सिग्मा YY बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ XY का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो किस तरह से मैंने सिग्मा वन निकाला? मैंने निकाला सिग्मा वन इज नथिंग बट दिस, सिग्मा वन मतलब इतना, तो दिस इज दिस वन प्लस दिस वन। अब मैं इसी तरह से सिग्मा थ्री निकालूंगा। सिग्मा थ्री कैसे निकालूंगा? दिस इज दिस OC माइनस दिस मच, सॉरी दिस OC माइनस दिस मच। अगर मैं इस टोटल में से इतना माइनस कर देता हूं, इतना मैं इसको निकाल देता हूं, तो मुझे सिग्मा थ्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिग्मा थ्री कितनी होगी? दिस इज नथिंग बट सेंटर की वैल्यू सिग्मा XX प्लस सिग्मा YY अपॉन 2 माइनस ये कितना होगा, अगर ये जो है ये रेडियस के बराबर है, सो दिस इज रेडियस सिग्मा XX माइनस सिग्मा YY अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ XY का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इससे मैं माइनस कर दिया तो मेरी जो सिग्मा थ्री की वैल्यू भी आ गई। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ मोर सर्कल इज बीन ड्रॉन, और उससे कैसे मैंने निकाला। तो आप देखोगे तो वही वैल्यू आपको मिलेगा सिग्मा वन और सिग्मा थ्री के लिए। So this is how you can find the major principal stress and minor principal stress from the Mohr circle. So this is all about drawing of Mohr circle. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फेलियर प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेलियर थ्योरी के बारे में, मोर कूलम्ब फेलियर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको इतना तक समझ में आया होगा। सो गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में पढ़ेंगे।